और ये 600 लाख करोड़ का रेवड़ी उनके भाषा में वो बांटेंगे 2024 तक। लोग बोलेंगे अच्छा है, बता होगा। वो 2024 में यदि हमारी आज आधी गर्दन कटी हुई है, 2024 आता है तो हमारी, और मोदी आता है तो हम सबकी गर्दन कट जाएगी। पक्की सरकार होनी चाहिए जिसमें हम सबको, लोगों को न्याय दे, सही मायने में न्याय दे। मोदी जैसे ढोंग नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, अमित शाह जैसा ढोंग नहीं करेंगे, तो ही नई सरकार आएगी और चलेंगी, नहीं तो मोदी चलने नहीं देंगे। कहना मैं जेल को डरूंगा, न पुलिस को डरूंगा, न मरने को डरूंगा। मुझे इस देश को बचाना है, मुझे संविधान को बचाना है, मुझे भारत को बचाना है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश दुनिया में तमाम मुद्दे हैं और 2024 का मुद्दा तो किस कदर गरमाया है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम मुद्दे चल रहे हैं, फिर वो चाहे यूसीसी को लेकर हो या देश दुनिया में अभी पहलवानों का मुद्दा हो, महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। इस वक्त मेरे साथ जाने माने न्यायाधीश मौजूद हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनके एक एक शब्द आपके लिए बेहद मायने होंगे और तमाम मुद्दों पर सीधे तौर पर, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये बता रहा है कि डिजिटलाइजेशन का तो सबसे बड़ा उदाहरण ही ईवीएम है। सीधे तौर पर सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू बेटा। क्या कहना चाहेंगे 2024 की रणनीति को लेकर? तो आप पूरा पोस्टर भी मुझे लग रहा है लेकर ही बैठ गए हैं। नहीं, ऐसा है कि अभी वो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, उनका स्टेटमेंट है। पर लेकिन उसके पहले मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ कि हमने खुद पिटिशन किया था 2013 में ईवीएम के खिलाफ। तब मोदी नहीं थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था और भी किसी ने किया था। तो पिटिशन में हमने कहा था कि ईवीएम इज़ नॉट डिपेंडेबल। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी कि ईवीएम इज़ नॉट डिपेंडेबल। उसमें गोगोई था चीफ जस्टिस, वो जब तब जज थे, गोगोई खुद थे उसमें। और उन्होंने क्या कहा था कि इसलिए क्या करना चाहिए, तो वीवीपीएटी काउंटर टेस्ट के लिए वीवीपीएटी का मशीन जोड़ना चाहिए ईवीएम को। लेकिन हुआ क्या, वो लगाने के लिए पैसे नहीं दिए सरकार ने, और दिए तो वो खुद कहते हैं कि 2019 के इलेक्शन में 6.5 लाख वीवीपीएटी खराब निकला। ये बहुत गंभीर बात है। ये कब मालूम हुआ? अभी तो ये सब ईवीएम 6 महीने में बर्बाद करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इतने ईवीएम वीवीपीएटी खराब निकले तो इलेक्शन क्या हुआ 2019 का? ये उनको 3 से 3 सीट का क्या है, क्या गणित है उनके पास? ये तो पुरावे के साथ है, वो खुद कहते हैं। और तब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हमारे यही कहा था कि ये डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए काउंटर चेक के लिए वीवीपीएटी का मशीन लगाना चाहिए। वीवीपीएटी में भी फ्रॉड होता है, ये अभी इन्होंने बताया। तो ईवीएम और कोई मशीन, अरे हमारे आदमी अब कैसे बिक रहे हैं, तो ये मशीन तो टेम्पर होना बहुत आम बात है। कोई भी मशीन हो, हम टेम्पर होता है, आपने अपने कैमरे में पिक्चर क्या टेम्पर करते हैं, तो वैसा ही है। तो इसीलिए ईवीएम के बिना वोटिंग, ये महत्व की बात है। सभी पार्टियां बोल रही है, लेकिन मेरे स्टेज पर सभी पार्टियां आई, उसके भी मेरे पास फ़ोटो है। सभी पार्टियों ने ईवीएम के विरोध करने के लिए एक स्टेज पर आए। यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, ये वीवीपीएटी के काउंटिंग के बारे में सब पार्टियां थी। और तब मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को काम ही क्या है, 8 दिन में काउंटिंग होने के बजाय 1 महीना भर चलने दो ना, लेकिन वीवीपीएटी ये सब काउंट होना चाहिए। तो माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। और जो जज कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज कहता था कि ये मैनेजेबल है, वही जज वीवीपीएटी काउंटिंग करने के लिए ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो ये जो मोदी जी आने के बाद हुआ है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो क्या जज भी मिले हुए हैं? मिले हुए नहीं, अभी देखो वो भी बहुत बड़ी कहानी है। आप मुझे बोलने लगाते हैं, लोहिया का क्या हुआ, जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? उनके सामने क्या था, लोहिया के सामने क्या था? अमित शाह की केस थी। और
उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अमित शाह बम्बई में आते हैं लेकिन कोर्ट में क्यों नहीं आते। तो कोर्ट में नहीं आते इतने समय, इसके लिए माइक नहीं काम कर रहा ना भाई, उनको क्या दिक्कत होगी? माइक यहाँ है ना तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। एक सेकंड आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, उनका माइक तो न्यायमूर्ति लोहिया के सामने शाह की केस थी और लोहिया का संशयित मृत्यु हो गया। क्या कारण है? उसके बाद झारखंड में भी एक बीजेपी के टाइकून की कुछ केस थी, वो जज को मॉर्निंग में रनिंग कर रहा था तो मार दिया, ठोकर मार के चला गया वो ऑटो। वो दिखता है, सबको देखा, टीवी पे दिखाया। तो इससे माहौल, इसमें मैसेज क्या आएगा जजेस को? हमारी सुनो नहीं तो मरो। ये गोगोई को ये मिटू लगा है। तो सर अगर जज इतना गोगोई को मिटू लगाया तो यानी क्या हो गया? कोई भी सेफ नहीं ना, सुरक्षित नहीं है ना। और शायद जजेस को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं जजेस को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इसलिए जजेस भी बेचारे, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी 8-9 साल के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के लीडरशिप में, अभी कल जस्टिस गवई का जजमेंट है, ये सब लोग हमारे महाराष्ट्र के फुले शाह अम्बेडकर के भूमि में पले पोसे हुए बच्चे हैं। बच्चे कहता हूँ इनके लोग कि मैं उनको बचपन से जानता हूँ। तो इसलिए आजकल तो थोड़ा कोर्ट काम कर रहा है। यदि 370 है, ये 2-4 मैटर उन्होंने डिसाइड किए तो इनका सब पोल खोल जाएंगे। तो जुडिशरी अभी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ईवीएम के बारे में इतने बार सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट भी कितना काम करेगा? काम करने के लिए तो हमको जनता को रास्ते पर आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि संविधान के दायरे में महात्मा गांधी ने दिखाए रास्ते पर अहिंसात्मक मार्ग से हमें रास्ते पर आके लड़ना होगा। जब संसद आवारा हो गई तो रास्ते पर हमें आना पड़ेगा। सर एक सवाल है, ईडी के जो संजय मिश्रा हैं, जो डायरेक्टर, ईवीएम का खत्म हो गया। किसका सवाल है? नहीं, अभी हम पूछते रहेंगे, लगातार सवाल करते रहेंगे। 24 का मुद्दा है तो जाहिर तौर पर जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, उनका गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश ला के, केंद्र मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ा रही है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अरे नुस्ता अध्यादेश, ये फक्त अध्यादेश नहीं, उसके बाद कानून भी किया। हाँ, लेकिन आखिर वो ऐसी बजट वो क्या पड़ नहीं, रही लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आर्डर उसके पहले थी कि उसको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, पहले ऑर्डर थी। उसके बाद अध्यादेश, उसके बाद कानून, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं और उनको रद्द किया। तो वही करेक्ट ऑर्डर है वो, कि तुमने सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए, जैसा अभी केजरीवाल के केस में लाया है, अध्यादेश लाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को बाईपास करने के लिए तुमने बाद में कानून बनाया। कानून बनाना तुम्हारा हक है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन कानून के पहले हमारे ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसलिए संजय को घर भेजा। अच्छा सर, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा ईवीएम का घोटाला पोस्टरों में छपा, अखबारों में भी आया, बावजूद इसके उस पर कुछ खास कार्यवाही की भी जा रही थी, तो उसका जो परिणाम हुआ वो देखने को मिला। तो न्यायाधीश के रूप में अगर आपकी ये शब्द हैं, तो आम जनता कितनी लाचार और बेबस है फिर इन चीज़ों को लेकर? अरे आपको, हम वही बोल रहे हैं ना, मोदी क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे कितने भी गालियाँ दे दो, मेरी घर भर में थैली जा रही है, उसमें मेरा फोटो है, 5 किलो धान जा रहा है, वो कुछ अभी वो शायद वो ये जो बेरोजगार बच्चे हैं ना, युवा, उनको 2-3 हज़ार रुपये आना शुरू करेंगे। उन्होंने पैसे बचाए, कहाँ से बचाए बोल तो रशिया से पेट्रोल आया सस्ते में, वो उन्होंने हमको सस्ता ही नहीं दिए, वो फॉरेन में भेजा, मुझे अब अदानी अंबानी के माध्यम से वो फॉरेन में भेजा, उसके पैसे आए। जो भी बजट था सोशल वेलफेयर का वो कट किया। ऐसे कुल मिला के 6 लाख 7 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बचा के रखे हैं, वो अभी बांटने शुरू करेंगे। 24 की तैयारी इसके लिए, हाँ 24 की तैयारी के लिए ये बांटना शुरू करेंगे लीगल में वे से, कि तुमको भत्ता दे रहे हैं, जो माँ बाप है, बूढ़े हैं, उनको 1000 अच्छा पेंशन ज़्यादा, हाँ 2,000 पेंशन दे देंगे, माता भगिनी के लिए कुछ डिक्लेयर करेंगे। और ये 600 लाख करोड़ का रेवड़ी उनके भाषा में वो बांटेंगे 2024 तक। लोग बोलेंगे अच्छा है, भत्ता हो गया। वो 2024 में यदि हमारी आज आधी गर्दन कटी हुई है, 2024 आता है तो हमारी, और मोदी आता है तो हम सबकी गर्दन कट जाएगी। विपक्ष का एकजुट होना रंग लाएगा। आपके माध्यम से अच्छा हुआ आपने बात करी। सभी विपक्षी पार्टियों को मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। क्या मेरी विनती है कि 78 में भी आप साथ आए थे, सरकार चली गए,
चली नहीं, आपस में टंटे। ऑफकोर्स उसमें ये जो दूध के तालाब में मुतने वाले भी थे उसमें, वो सरकार में, उन्होंने वो चलने नहीं दी सरकार। लेकिन अभी फिर सरकार, यदि वैसी सरकार आती है और 1-2 साल में जाती है तो मोदी सबको काट के छोड़ेंगे नहीं जिंदा। तो इसलिए मैं सभी अपोजिशन पार्टी को आपके माध्यम से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि इतना कॉन्क्रीट सरकार बनाओ कि सब देश के लोगों को लगना चाहिए कि ये मेरी सरकार है। तो सर, सबको पता है कि वो मजबूर है, सबको पता है वो परेशान है महंगाई से, बावजूद इसके क्या कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है? तुम बीच में कट क्यों करती है? मैं बोल रहा था कि ये अपील कर रहा था इन सबको, विपक्ष, कि तुम सभी विपक्ष ऐसे साथ आओ, ऐसा तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए कि जो एजेंडा सबको लगे कि मेरे लिए है। और ये सरकार पक्की सरकार होनी चाहिए जिसमें हम सबको लोगों को न्याय दे, सही मायने में न्याय दे। मोदी जैसे ढोंग नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, अमित शाह जैसा ढोंग नहीं करेंगे, तो ही नई सरकार आएगी और चलेंगी, नहीं तो मोदी चलने नहीं देंगे। सर, एक सवाल है इस बीच में, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आप सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ईवीएम पर खामोश है। सुनिए ना। लेकिन एक और बता दूं इसी के साथ, अरे भाई, ईवीएम का विरोध बीएसपी भी कर रही है, खुल के बीएसपी के नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसे बीटीएम बताते हैं। तो फिर ये एकजुटता कहाँ से नजर आती? सुनिए, कोई ये सभी पार्टियां कभी न कभी पावर में थी, कभी न कभी उन्होंने गलती करी है, कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो उनका बाप बन गई ईडी अभी। नहीं तो भाई, मैं तो, मेरे पास फोटो है ना, सभी पार्टियां मेरे स्टेज पर आके ईवीएम को विरोध किया था। मैं तो ईवीएम का 13 से आंदोलन कर रहा हूँ। दूसरे दिन राज ठाकरे को ईडी की नोटिस आई, तो बिखर गया हमारा संगठन, बिखर गया। तो जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो ईडी टपक जाती है, और ये ईडी के लिए सब जो लोग वो डरते हैं। लेकिन अभी मैं उनको वो भी विनती कर रहा हूँ, यदि मेरे जैसा बुढ़े ने प्रतिज्ञा करी है कि न मैं जेल को डरूंगा, न पुलिस को डरूंगा, न मरने को डरूंगा, मुझे इस देश को बचाना है, मुझे संविधान को बचाना है, मुझे भारत को बचाना है, तो यदि सब ये विपक्षी यही प्रतिज्ञा करके लड़ेंगे तो किसको कैसे लड़ेंगे सर? कहीं किसी ना किसी ने हजारों करोड़। अरे ठीक है ना, तो क्या होगा? ज़्यादा ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, ना। हम रास्ते पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो हम ही मरने वाले हैं, और वो 5 स्टार में लेंगे वो भी मरने वाले हैं। जेल का डर सबको। नहीं, सुनिए ना, तो इसलिए किसको जेल में डालेंगे? यदि सबने तय किया तो किसको डालेंगे? डरो मत, मैंने कहा। जो राहुल जी कहते हैं वही सही मैसेज है कि डरो मत। उनको भी जेल में डालने की कोशिश हो रही है, और अच्छा होगा डाला तो ये थे हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश जिनसे हमने खास बातचीत करी। ईवीएम पर तो विपक्ष ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि विपक्ष को एकजुट तो होना पड़ेगा। राहुल गांधी का एक नारा है कि डरो मत, और वही सीधे तौर पर सर का भी कहना था कि डरना तो बंद करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। हमसे बातचीत करने की, जेल, पुलिस, मरण, इसको डरने छोड़ देना होगा तो देश बचेगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।